गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है सितंबर 28 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है स्टबल बर्निंग के बारे में, क्योंकि देखिए जो पैडी कल्टीवेशन है यानी कि जो धान की कटाई है वो हरियाणा पंजाब में शुरू हो चुकी है। हर साल जब ये शुरुआत होती है सर्दियों के सीजन की, विंटर आता है, तो ये स्टबल बर्निंग वाला इशू काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग स्टबल बर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा नीलगिरी टाइगर रिजर्व के अंदर कुछ जो बायोस्फीयर रिजर्व है या नीलगिरी टाइगर रिजर्व है, उसमें कई सारे टाइगर्स की डेथ हो गई है, तो थोड़ा उसके बारे में जानकारी लेंगे और थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे। कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशंस वगैरह भी हम देखेंगे और जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा पढ़ेंगे इसको। तो ये आज का टेक्स्ट सेक्शन दिया हुआ है। उसके अलावा एल्डरली पॉपुलेशन के बारे में एक छोटा-सा आर्टिकल है, 2 मिनट का आर्टिकल है, इसको थोड़ा देखेंगे। इंडिया कनाडा की टाइज़ के बारे में भी एक टेक्स्ट सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें हम लोग प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में थोड़ा कम बात करेंगे, लेकिन पास्ट में इंडिया कनाडा के रिलेशन किस तरह से चल रहे थे, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो आज का एडिटोरियल है, वो कहता है वीमेन पार्टिसिपेशन के बारे में, थोड़ा-सा इस आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 33% का जो रिजर्वेशन दिया गया है और लोकसभा, राज्यसभा में कानून पास हो गया है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है। लेकिन सबसे पहले पहला आर्टिकल, पंजाब गवर्नमेंट कमिट्स टू 50% रिडक्शन इन द स्टबल बर्निंग केसेस दिस ईयर। तो पंजाब सरकार ने भैया ये वादा किया है कि इस साल वो पिछले साल के कंपैरिजन में 50% स्टबल बर्निंग को कम करने वाले हैं। हालांकि पिछले साल भी पंजाब में स्टबल बर्निंग उससे पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुई थी, जब से वहां पे नई गवर्नमेंट आई है। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि हम लोग इसको 50% और भी कम करेंगे, ताकि जो एयर क्वालिटी है पंजाब के अंदर वो इम्प्रूव हो सके। ऐसी ऐसा बयान क्यों आया है? क्योंकि सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है। पंजाब, हरियाणा में इस समय क्या होता है, स्टबल बर्निंग स्टार्ट होती है। सम पार्ट ऑफ राजस्थान, सम पार्ट ऑफ यूपी आल्सो। तो वहां से बहुत सारा धुआं जो है वो दिल्ली की तरफ जाता है, नॉर्थ इंडिया में होता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पोल्यूशन यहाँ पे हो जाता है। तो ये 50% का जो है पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा है। ठीक है जी। ये जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, बहुत सारे डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज उसके होते हैं, जिसकी वजह से लंग डिसीज होते हैं, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। खासकर जो एल्डरली पॉपुलेशन होती है, छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो है डैमेज होता है। अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, उनको दिक्कत होती है। यूजुअली ये जो स्टबल बर्निंग के केस आपको देखने को मिलेंगे, अक्टूबर और नवंबर के बीच में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सितंबर से वो स्टार्ट हो चुके हैं अभी 2-4 दिन से, क्योंकि धान की कटाई शुरू हो चुकी है। लेकिन आने वाले 15 दिनों में, 20 दिनों में वो आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। अक्टूबर और नवंबर सबसे ज़्यादा। अब सवाल है, लोग कई बार यहाँ पे उठाते हैं कि अक्टूबर नवंबर के बिना भी तो दिल्ली में पोल्यूशन होता है। अक्टूबर नवंबर में क्या खास बात है? देखिए, दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है ना अक्टूबर नवंबर से पहले, वो थोड़ा इस तरह से चलता है। लेकिन अक्टूबर नवंबर में एकदम से स्पाइक करता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। यानी कि जो नॉर्मल पॉल्यूशन का रेट है ऑलरेडी दिल्ली में बहुत ज्यादा है, लेकिन इन 2 महीने में वो 40 से 50% इंक्रीज हो जाता है। खासकर जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की बात करते हैं, ये 36% से भी ज्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं दिल्ली में, स्पेशली इन अक्टूबर नवंबर, इन 2 महीनों में। और ये पर्टिकुलर 2.5 पोल्यूटेंट ऐसे होते हैं जो यूजुअली नॉर्मल जो हम लोग मास्क लगाते हैं, यानी कि अगर आपने रुमाल वगैरह बांध ली है ना, उससे भी नहीं रुकते हैं। इसके लिए फिर आपको प्रॉपर N95 वाला मास्क चाहिए, जो हम लोग कोविड में यूज किया करते थे। और काफी जबरदस्त खतरनाक होता है, आपके लंग्स में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और डेंजरस तो होता ही है। तो क्या क्या इंपैक्ट होते हैं स्टबल बर्निंग के? आपको जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप जनरल पॉइंट नहीं लिख सकते। आपको हमेशा कोई इम्पैक्ट आपसे पूछता है किसी भी चीज का, सॉल्यूशन आपसे पूछता है या प्रॉब्लम्स आपसे पूछता है, तो उन चीजों को आप हमेशा हेडिंग और सब हेडिंग में कैटेगराइज करिए। मेन हेडिंग क्या है? इम्पैक्ट ऑफ द स्टबल बर्निंग। सब हेडिंग क्या है? पहले लिखेंगे एनवायरमेंटल इफेक्ट, फिर लिखेंगे एग्रीकल्चरल इफेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्थ इम्पैक्ट, और अगर आपके कोई मन में है टेक्निकल इम्पैक्ट लिख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लिख सकते हो, एनवायरमेंटल लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है? सीधी सी बात है भैया, स्मोक जाएंगे। जो सूट पार्टिकल होते हैं, इनके जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं, जैसे जब आप लगाते हो ना, जो ऐश होती है उसकी जो राख निकलती है, उसे भी आप सूट कहते हैं। तो ये भी हवा में जाती है और सूट हमेशा ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक कार्बन जो है वो जम जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये सूट है, ये ब्लैक कार्बन है। जब हवा चलेगी तो ये हमारी एयर के अंदर चले जाते हैं, और क्योंकि ये ब्लैक कलर के होते हैं इसलिए ज्यादा हीट को ट्रैप भी करते हैं, ठीक है। और जैसे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, तो यहाँ से ये जो ब्लैक सूट है, ये निकल के कहाँ चला जाता है? हिमालयाज में चला जाता है। और हिमालय की जो
जो आइस होती है वहां पे जाके सेटल हो जाता है, जिसकी वजह से हीट को ट्रैप करता है। भैया पहले ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये जो ब्लैक कलर का सूट होता है ये टेम्परेचर को और इंक्रीज कर देता है, क्योंकि हीट को ट्रैप कर लेता है। तो एक चीज के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे नजर आते हैं, राइट। हीट जनरेशन तो हो गई भैया, आग लगेगी तो हीट तो बढ़ेगा ही, पहले ही क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आ रही है। सोल इरोजन बढ़ेगा और कॉम्पैक्शन बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अगर घास होगी तो सोल इरोजन नहीं होगा, क्योंकि ये सोइल को होल्ड करके रखता है। लेकिन आपने ऊपर से घास ही जला दिया तो क्या बचा, सोइल की कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। तो जब बारिश वारिश होगी तो सोइल इरोजन बहुत ज्यादा हो जाता है। एग्रीकल्चर इंपैक्ट क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट जो सोइल के अंदर होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने जला दिया। और जो पहले से उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोब्स थे वो भी जल जाते हैं बेचारे, वो भी मर जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक कंटेंट का लॉस होता है हमारे खेतों के अंदर इसको जलाने से। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज तो बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नोज, आईज, थ्रोट वगैरह के अंदर इरिटेशन होता है, जलन होती है, खारिश होती है, राइट। न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकते हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम, ब्रोंचाइटिस एंड ऑल दैट, लंग कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो इसको स्पेशली फील करते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ दिल्ली में भी नहीं है, बल्कि और जो यहाँ पे छोटे छोटे शहर हैं आसपास दिल्ली के, सभी जगह पे ये प्रॉब्लम आती है स्टबल बर्निंग की। तो इसको हम लोग खैर फ्यूचर में भी करेंगे इस टॉपिक को थोड़ा और इसके अंदर पॉइंट ऐड करके, लेकिन फिलहाल इतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो क्या क्या इनिशिएटिव हम लोग ले सकते हैं स्टबल बर्निंग को कम करने के लिए? ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकारी पॉलिसी के बिना तो काम होने वाला ही नहीं है। तो जो नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज है, जो 2014 के अंदर चलाई गई थी, इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। जो बायोमास पावर प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश करिए। उसके अलावा जो कोल प्लांट्स हैं एनसीआर रीजन के अंदर, राइट, यहाँ पे कंपलसरी करिए। कोल प्लांट में हम लोग कोल का यूज करते हैं ना, अरे भैया आप स्टबल का यूज भी तो कर सकते हो, जो पराली जिसको बोलते हैं हिंदी में, आप उसका यूज भी तो कर सकते हो। तो 50% आप कोल यूज करिए, 50% अब जो है पराली यानी कि स्टबल यूज करिए, जो रेजिड्यूज होते हैं। अब ये कर सकते हो, करना भी चाहिए। उसके अलावा स्पेशल कमीशन बना सकते हो एनसीआर रीजन में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, जो इसको मॉनिटर कर सकता है टाइम टू टाइम। उसके अलावा जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। किसान जो है पैडी की बजाय जो है दूसरा कोई और खेती भी कर सकते हैं, ऐसा प्रमोशन किया जाना चाहिए, राइट। वो चीजें भी जरूरी है। लीगल एक्शन तो आप ले ही सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि क्रॉप बर्निंग जो है क्राइम भी है। इवन इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 88 ऑफ द आईपीसी। इट इज इवन एज अ क्राइम अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑल्सो। तो अगर कोई स्टबल बर्निंग करता है तो डेफिनेटली जब पेनल्टी का प्रावधान है तो पेनल्टी होनी चाहिए, आप फाइन्स वगैरह इंपोज कर सकते हो। लेकिन फिर बात घूम फिर के वही आ जाती है कि भैया किसान है, किसान को पहले ही इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, आप उसके ऊपर पेनल्टी ऊपर से और लगा दोगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स भी आती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे फार्मर्स का कंसर्न भी आता है। टेक्निकल इनोवेशन आप कर सकते हो, ऐसी मशीनें आप डेवलप कर सकते हो, जैसे हैप्पी सीडर्स वगैरह हो गया, ये हम लोगों ने पहले किया था। रोटावेटर्स, बेलर्स, पैडी स्ट्रो चॉपर्स वगैरह, ये क्या करते हैं, ये आपकी जो पैडी होती है उसको बहुत बारीक कट करते हैं, या उसकी अच्छी से पैकिंग कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे बायो डिकम्पोजर्स होते हैं जिसका छिड़काव करने से वो जो स्टबल होता है बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और हमारी सोइल का पार्ट बन जाता है। एनसीआर रीजन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, हालांकि इसको उतने ज्यादा इंपैक्ट नजर नहीं आए हैं फिलहाल, लेकिन फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव दे सकते हो किसानों को, राइट। इन सीटू जो रेजिड्यू मैनेजमेंट होती है, इन सीटू रेजिड्यू मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर किसी के खेत में अगर पैडी कल्टीवेशन का हम लोगों ने कर रहे हैं और वहां पे धान की अगर आपने कटाई की है, तो किसान कुछ ऐसा अरेंजमेंट करे कि उसे अपने खेत में ही मैनेज कर लें। इसके लिए आप किसानों को पैसा दे सकते हो, इंसेंटिव दे सकते हो, क्योंकि किसान का ये कहना है कि देखो भाई मुझे जलाने से कोई खास फायदा नहीं है, मैं क्यों जला रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने खेत को अगली फसल के लिए तैयार करना है। और जलाने से क्या होता है, मेरा खेत जल्दी मैनेज हो जाता है। अगर मैं अपने खेत में इस पैडी को अगर मैनेज करूंगा तो मुझे समय लगता है और पैसा भी लगता है। तो उस चीज के लिए गवर्नमेंट कम से कम इंसेंटिव दे सकती है। अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, बोनस वगैरह देगी, तो कोई भी किसान उसको नहीं जलाएगा, डेफिनेटली वो इंसेंटिव लेके अपना उसको मैनेज कर सकता है, राइट। लेकिन बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस में एक कोज भी है। आप ये समझ रहे होंगे कि सर ये समस्या जो है 15 साल पहले तो नहीं थी, ये समस्या 20 साल पहले तो इतनी ज्यादा नहीं थी, अभी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो गई है? ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली की पॉपुलेशन पिछले 10 साल में इतनी ज्यादा बढ़ गई है या दिल्ली में कुछ अलग से चेंज हो गया, ऐसा भी नहीं है।
कुछ ना कुछ चेंज जो है वो पंजाब और हरियाणा में भी हुए हैं, लीगल तौर पे। देखिए, पैडी जो होता है वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर चाहिए, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर चाहिए आपको, इरिगेशन करने के लिए। होता क्या है, पहले क्या होता था, पहले किसान मॉनसून आने से पहले 20 दिन या 25 दिन पहले, मॉनसून के आने से पहले धान की खेती लगाया करते थे। अब मॉनसून तो 20 दिन 25 दिन के बाद आएगा, पानी तो आपको चाहिए, तो आप क्या करते थे, अंडरग्राउंड का यूज़, ग्राउंड वाटर का यूज़ किया करते थे, जिससे ग्राउंड वाटर की टेबल जो है वो लगातार नीचे जा रही थी। 2009 में पंजाब की गवर्नमेंट ने पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट पास किया। ऐसा ही कानून हरियाणा ने भी पास किया, जिसमें इन्होंने क्या कहा, ये जो धान की खेती लगाने की टाइमिंग थी, इसे ऑलमोस्ट 1 महीना एक्सटेंड कर दिया। यानी अगर आप अभी मॉनसून के आने से पहले धान नहीं लगा सकते, आपको धान लगाना पड़ेगा जब मॉनसून आ जाएगी। इससे क्या होगा, आपको ग्राउंड वाटर का आप कम यूज़ करोगे। लेकिन फिर समस्या क्या हुई, आपने ये तो फसल 1 महीने बाद लगवा दी, लेकिन जो अगली गेहूँ की फसल होती है, उसको तैयार करने के लिए किसानों के पास समय नहीं है। क्योंकि 1 महीने का तो आपने कट डाउन कर दिया है। अगली फसल आपने तैयार करनी है, जैसे ही विंटर शुरू होती है तो गेहूँ लगना स्टार्ट हो जाती है। तो किसानों के पास, क्योंकि वो खेत मैनेज करने का 25 दिन का जो टाइम हुआ करता था, वो नहीं रहा है। तो इसलिए अपनी वो स्टबल बर्निंग करने लगे, उसको जलाने लगे। तो एक समस्या का समाधान हम लोग करने गए ग्राउंड वाटर का, और वो दूसरी समस्या उससे पैदा हो गई, राइट? तो ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई जितना हम लोग करते थे। बायो बायो जो डिकम्पोज़र्स होते हैं, पहली बात तो ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और इनकी भी लिमिटेशंस होती है। जैसे बारिश-वारिश हो गई, ठीक है? तो उसमें तो बायो डिकम्पोज़र काम नहीं करते हैं। अभी आपने छिड़काव किया, बारिश हो गई, सब धुल गया, राइट? उसके अलावा जो अलग, जैसे यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी 3-4 स्टेट इन्वॉल्व है, एनसीआर इन्वॉल्व है। तो यहाँ की गवर्नमेंट्स भी आपस आपस में कोऑपरेटिव नहीं करती हैं, राइट? और जनता के बीच में भी आपको बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा ना। जैसे जब फार्म प्रोटेस्ट हुए थे, आपने रियलाइज किया होगा कि फार्म प्रोटेस्ट जिस साल हुए थे, उस साल पंजाब में बहुत ज्यादा स्टबल बर्निंग हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान जो है ये गवर्नमेंट की तरफ अपना एंगर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होते हैं, एमएसपी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है किसानों को, तो उनकी इनकम कम हो गई है। इनकम कम हो गई है तो भैया वो स्टेबल को मैनेज करने पे पैसा क्यों खर्च करेंगे? वो उसको जला देते हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं और यही बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। सॉल्यूशन भी कुछ ऐसे ही होने चाहिए। आप राइस बायो पार्क बना सकते हो, जो स्वामीनाथन जी ने भी रिकमेंड किया था। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्टबल का प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जलाने से क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। आप स्टबल को यूज़ करिए, इससे आप पेपर बना सकते हो। आप इसे थर्मल पावर प्लांट में जाके दे सकते हो, या कुछ और चीज़ आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसे खाद बना सकते हो, इससे आप एनर्जी बायोफ्यूल बना सकते हो। तो आप इनका यूज़ करिए, इस तरह से बायो पार्क्स जो है आप बना सकते हो, राइट? उसके अलावा लॉजिस्टिक सिस्टम आप डेवलप करिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रॉपर तरीके से डेवलप करिए रूरल एरियाज़ में, सड़कें वगैरह वहाँ पे बनाइए, ताकि किसान इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें। कई बार क्या होता है, राजस्थान में, हरियाणा या पंजाब से राजस्थान में पराली को बेचा जाता है। लेकिन वही किसान उस पराली को बेच सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएँ होती हैं। अब इंटीरियर में आप चले जाओगे तो वहाँ पे सड़कें ही नहीं हैं, ट्रैक्टर जाने का रास्ता ही नहीं है, तो किसानों के पास ऑप्शन बचता ही नहीं है। वो चाहें भी, तो भी उसको कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ये समस्या हमारे यहाँ पे है। प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग किया जाना ज़रूरी है। पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल यहाँ पे भी लागू होना चाहिए, जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन पे होता है। यानी कि जो कंपनी प्लास्टिक पॉल्यूशन करती है, वही कंपनी फाइन भी देती है। ऐसा क्या हम लोग किसानों के लिए कर सकते हैं? क्या किसानों के ऊपर फाइन लगा सकते हैं? ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह सैटेलाइट्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, इसरो का यूज़ करके। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एक सॉल्यूशन यहाँ पे नज़र आता है। लेकिन अल्टीमेटली बात घूम फिर के वही आ जाती है, इट्स ऑल अबाउट द पॉलिटिकल विल। अगर सरकार सीरियस है चीज़ों को लेके, तो थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको सॉल्यूशन मिल जाता है और मिलना भी चाहिए। चलिए जी। व्हाई आर द टाइगर्स डाइंग इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट? ठीक है। इस आर्टिकल में ऐसे कुछ खास नहीं बताई गई हैं चीजें, बस नाम दिया गया एक दो चीजों का। जैसे मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, यहाँ पे दो टाइगर कब्स की डेथ हुई, ठीक है। उसके अलावा टाइगर कब्स की डेथ का प्रॉपर रीजन क्या है? कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भैया शायद फाइटिंग से किसी टाइगर की डेथ हो गई होगी, स्टारवेशन से टाइगर कब्स की डेथ हो गई होगी, राइट? इंजरी मार्क्स जो है उनकी बॉडी पे नजर आए। एक केस में जब ऑटोप्सी किया गया, तो उसकी बॉडी में पॉइज़न भी पाया गया।
इसका मतलब कुछ पोचर्स भी वहाँ पे घूम रहे हैं और कुछ पोचर्स को एक्चुअली अरेस्ट भी किया गया, जो कि राजस्थान से आए थे। 5-6 पोचर्स को अरेस्ट किया गया तमिलनाडु में, जो राजस्थान से आए थे। वो सब चीज़ें भी यहाँ पे की गई। तो उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए नुद्दुवत्तम रेंज इन द नीलगिरी, ये भी नीलगिरी के अंदर पड़ता है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हमारे पास कई सारे टाइगर रिजर्व आते हैं, जहाँ पे पिछले दिनों कई तरह की डेथ हमें देखने को मिली। कुछ डेथ नेचुरल है, आपस में फाइट करने से हुआ, कुछ डेथ उसमें से हमें पता नहीं चला है, कुछ डेथ उसमें से हो सकता है किसी इन्फेक्शन की वजह से हुई हो, बट डेथ वहाँ पे हुई है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भई ये जो एक तो जो पोचर्स हैं जो राजस्थान से आए थे वो तो है ही ऑफ कोर्स। उसके साथ-साथ एक समस्या ये भी है, अगर कोई टाइगर बीमार है, तो हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको ट्रैक डाउन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बीमारी से उसकी डेथ हो जाती है उसका इलाज करने से पहले। ये भी हमारे यहाँ पे बड़ी समस्या नज़र आई है। उसके अलावा इनका ये कहना है कि भई इतने सारे जो टाइगर हैं, जो कि आपस में फाइट करने से मर रहे हैं, ये फाइट कर क्यों रहे हैं? ये भी तो रीज़न है। ऐसा तो नहीं है कि पहले वहाँ पे टाइगर नहीं थे, पहले भी टाइगर थे, लेकिन अभी क्यों कर रहे हैं? इनका ये कहना है कि ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई है। टाइगर डेंसिटी ज़्यादा हो गई है। कम से कम 54 से ज़्यादा टाइगर आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, मुद्दुमलाई में स्पेशली। तो इतने छोटे एरिया में इतने ज़्यादा टाइगर होंगे, तो फाइट तो होगी और कई बार ये टाइगर आपको जंगल से बाहर भी घूमते हुए नज़र आएँगे। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी उसकी वजह से होता है, राइट? तो ये थोड़ा इसके अंदर बताया गया है। लोकेशंस और टाइगर रिज़र्व आपको पता होने चाहिए। जो अभी टाइगर रिज़र्व की बात कर रहे हैं हम लोग बेसिकली इस रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रीजन की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व है। नीलगिरी क्या है? नीलगिरी जहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं, उसे हम लोग नीलगिरी कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे नागरहोल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? सत्यमंगलम आपको देखने को मिलेगा। ये आप यहाँ पे जो है बांदीपुर देख सकते हो। दिस इज़ योर मुदुमलाई, अन्नामलाई। अगर थोड़ा आप लोकेशन देखें तो यहाँ पे और थोड़ा बेटर तरीके से देख सकते हो। देखिए ये रहा आपका बांदीपुर नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिज़र्व। दिस इज़ योर मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन इसको भी अभी टाइगर रिज़र्व डिक्लेयर हम लोगों ने कर दिया है। ये आपका राजीव गांधी नेशनल पार्क इधर से चला गया। थोड़ा-सा आप लोकेशन इसकी देख सकते हो। यहाँ पे बीआरटी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप इसे टाइगर रिज़र्व भी कह सकते हो, क्योंकि इसकी भी हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है। तो ये पूरे का पूरा बायोस्फीयर नेशनल पार्क है हमारा, जिसके अंदर आप साइलेंट वैली वगैरह वो सब भी इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे जो टाइगर रिज़र्व हैं, ठीक है? उनके अंदर ये समस्या है। मुद्दुमलाई टाइगर रिज़र्व की अगर आप बात करें, जिसकी लोकेशन ये रही, ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तमिलनाडु में। ये ट्राई जंक्शन में पड़ता है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के, जैसे कि आप इसको लोकेशन में भी देख सकते हो। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। उसके साथ-साथ वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केरला के अंदर पड़ती है। बांदीपुर नेशनल पार्क है, जो कि कर्नाटका के अंदर पड़ता है, राइट? ये रहा देखिए बांदीपुर, आप इससे जस्ट ऊपर देख सकते हो। ये सारे के सारे जो हैं एक ही कंटीन्यूअस बेल्ट का पार्ट बनते हैं, जिसकी वजह से टाइगर जो है आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं। थोड़ा-सा आप नीचे जाओगे, ये देखिए साइलेंट वैली, ये इसके साउथ में पड़ती है। यस, तो ये लोकेशन आपसे इस तरह से एग्ज़ाम में पूछता है। मुद्दुमलाई का मतलब होता है एंशिएंट हिल रेंज, क्योंकि ये 65 मिलियन ईयर्स पहले बनी थी, जब वेस्टर्न घाट वहाँ पे डेवलप हो रहे थे, ठीक है? जब इंडियन पेनिनसुला तिब्बतन प्लेट से टकराया था, प्लेट टेक्टोनिक में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, उस समय हिमालय बना था और उस समय हमारे वेस्टर्न घाट का कुछ हिस्सा, मतलब वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, वो थोड़ा-सा रेज़ हो गया था। ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो गया था, जिससे हमारा वेस्टर्न घाट बना था। तो ये 65 मिलियन ईयर्स के पहले हिमालय के साथ-साथ ही ये बना था। इसलिए इसको एंशिएंट हिल रेंज भी कहते हैं। उसके अलावा तमिलनाडु में आपको अन्नामलाई, कलक्कड़ और सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। कलक्कड़ के बारे में थोड़ी-सी फैक्चुअल सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी। सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व, सत्यमंगलम इज़ द लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट। जहाँ पे दोनों मिलते हैं, वहाँ पे आपको सत्यमंगलम देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ये देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे
सत्यमंगलम पूरी लोकेशन आप जो है थोड़ा इसको देख सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैं देता हूँ हमेशा से। उसके अलावा बांदीपुर, मुद्दुमलाई एंड ऑल दैट, ठीक है? ये सब टाइगर रिज़र्व का ही पार्ट है, कॉन्टिगुअस रेंज है और टाइगर जो है इधर से उधर आराम से यहाँ पे टहल सकते हैं। उसके अलावा ये थोड़ा लोकेशन ये देखिए सत्यमंगलम, बीआरटी, मुद्दुमलाई, बांदीपुर, नागरहोल, तो थोड़ा देख सकते हो। नागरहोल जो है वो कर्नाटक में पड़ता है। इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है ये, ठीक है? इट द पार्क लाइज़ इन द वेस्टर्न घाट, ओके? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है ये भी। टाइगर, गौर, एलिफेंट सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ब्रह्मगिरी हिल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। जो काबानी रिजर्व है, जो बांदीपुर नागरहोल को सेपरेट करता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नागरहोल रिवर नाव का नाम है, जो कि यहाँ से फ्लो करती है नेशनल पार्क से या फिर इस टाइगर रिजर्व से। बाद में ये काबिनी रिवर को जॉइन करती है, राइट? और ये रिवर बांदीपुर और नागरहोल के बीच में बाउंड्री भी बनाती है काबिनी रिवर। तो एक तरफ आपका बांदीपुर चला गया, एक तरफ आपका नागरहोल चला गया और इसके बीच में जो है काबिनी रिवर फ्लो करती है। काबिनी रिवर फिर जो है नागरहोल जो आपका जो जो रिवर है बेसिकली उसको जाके आगे जॉइन कर लेती है। तो इस तरह से चलता है ये। ठीक है? बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है, काबिनी रिवर इसके नॉर्थ में है, मैसूर रिवर जो है इसके मोयर रिवर इसके साउथ में है। छोटी-छोटी सी रिवर है, प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेता है। नुगु रिवर जो है वो इस पार्क के बीच में से निकलती है, छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है। लोकेशंस वगैरह ज़्यादा देखने की कोशिश मत करना क्योंकि आपको यूजुअली आपके एटलस वगैरह में नहीं मिलती हैं इतनी छोटी-छोटी रिवर्स। बस नाम होता है वो लोकल नाम होता है, ठीक है? यहाँ पे ना रात की ट्रैफिक जो है पूरी तरह से बैन कर दी गई है। इंडियन एलिफेंट, घोस्ट टाइगर्स वगैरह आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये छोटी-छोटी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है लेकिन प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो एक रिपोर्ट आई है यूएनएफपीए और इंडिया के लिए स्पेशली रिपोर्ट आई है 2023 में, जिसमें कहा गया है कि 2050 तक हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का 20% कौन होंगे? एल्डरली पॉपुलेशन। एल्डरली मतलब जो 60 साल से ज़्यादा है। 1950, 2000, 2050 एंड 2100 ये जो डार्क ब्लू है, ये आपको दिख रहा है जो है एल्डरली का। देखिए 1950 से लग 2000 के बीच में ये लगभग कांस्टेंट था। 2000 के बाद से ये धीरे-धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हुआ और फिर ये फ्यूचर में और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और ये देखिए 2100 तक हमारे देश की 36 पॉपुलेशन जो है वो 60 प्लस होने वाली है। 2000 के बाद से थोड़ा स्पाइक यहाँ पे आया है। तो अगर आप देखेंगे 2000 के बाद से इंडिया की जो हमारे यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है, अचानक से कम हुई और डेथ रेट हमारे यहाँ पे वो भी कम हुई। जब डेथ रेट कम हुई इसका मतलब ये है कि एल्डरली पीपल जो है वो थोड़े कम उनकी डेथ हो रही है, तो पॉपुलेशन राइज़ हो रहा है। फर्टिलिटी रेट जब कम हुई तो इसका मतलब ये है कि जो यंग है 0 से 14 के बीच में है, इनकी पॉपुलेशन कम हुई। आप देख सकते हो 2000 के बाद में, ये जो लाइट ब्लू है 0 टू 14 इन बच्चों की बर्थ रेट जो है एकदम से कम हो गया। यस और डेथ रेट कम होने की वजह से एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ गई। तो एक ज़माना हुआ करता था जब 0 टू 14 वो ऊपर हुआ करता था और एल्डरली नीचे हुआ करता था। अब सिचुएशन चेंज हो जाएगी। एल्डरली पॉपुलेशन ऊपर चली गई ग्राफ में और 0 टू 14 जो है वो नीचे चली गई। तो एल्डरली की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है। क्या इस रिपोर्ट में और ऑब्जर्वेशन की गई है? 2046 तक हमारे देश में एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन को सरपास कर देगी। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ पीपल एज्ड 80 ये 60 की बात नहीं कर रहा है, 80 की बात कर रहा है। यह 279% इंक्रीज होगा बिटवीन 22 एंड 2050 जिनमें से एक सिग्निफिकेंट नंबर जो होने वाला है वो विधवाओं का होगा और हाईली डिपेंडेंट ओल्ड वीमेन 80 साल प्लस की एक नारी है, एक बुजुर्ग है हमारी, महिला है, विडो है, उसके पास इकोनॉमिक साधन नहीं है, हेल्थ बहुत खराब है, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होगी बुजुर्गों में। क्योंकि यूजुअली 60 से अगर आप 80 की बात करें, तो यहाँ पे महिलाओं की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो मेल से ज़्यादा होती है। हिमाचल प्रदेश और केरला की अगर वगैरह की अगर बात करें, तो यहाँ पे वीमेन जो 60 ईयर की होती हैं,
उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 23 से लेके 22 ईयर्स होती है। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ नहीं है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 60 ईयर्स है। जबकि अब दूसरे स्टेट में जाएँ जैसे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात उत्तराखंड वगैरह में जाएँ, यहाँ पे जो वीमेन की एक्सपेक्टेंसी है एट 60 ईयर वो 20 ईयर्स है। इसका मतलब ये है कहने का कि हिमाचल प्रदेश और केरला में आपको ज़्यादा महिलाएँ, बुजुर्ग देखने को मिलेंगी जो 60 साल और 80 साल के बीच में हैं। देखिए राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड में थोड़ा कम मिलेगा आपको क्योंकि यहाँ पे ओल्ड एज वीमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2-3 साल कम है एज़ कंपेयर टू हिमाचल प्रदेश और केरला, जिसके अंदर लिखा हुआ है। उसके अलावा इन्होंने क्या कहा, पॉवर्टी यहाँ पे बहुत बड़ा इश्यू होने वाला है। क्योंकि देखिए एक तो हमारी सोसाइटी वैसे ही पैट्रियार्कल सोसाइटी है। लैंड राइट्स वीमेन को है नहीं, जॉब्स उनके पास है नहीं थी पहले से, तो रिटायरमेंट का कोई चांस भी नहीं है। हमारे यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। हमारे यहाँ पे पेंशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत कम है। तो उसकी वजह से होंगी समस्याएँ। गरीबी के साथ-साथ विडोड, विधवा भी हैं, लिविंग अलोन अनफॉर्च्यूनेटली परिवार से दूर रहेंगी, गाँव में इनकम नहीं है। ये सब दिक्कतें होंगी। इससे होता है डिप्रेशन, बीपी की समस्या, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, बुजुर्ग हो आप तो आपको प्रॉब्लम्स तो पहले से ही हैं। तो रिपोर्ट कहती है इट विल लीड टू फेमिनाइजेशन एंड द रूरलाइजेशन ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन क्योंकि अगल बच्चे तो शहरों में काम करने चले गए, जॉब करने चले गए, पढ़ाई करने चले गए, पीछे से बुजुर्ग लोग पीछे रह गए। क्योंकि अगर उनको शहरों में लेके जाओगे तो उनकी आपको टेक केयर करना पड़ेगा। अर्बन एरियाज़ में टेक केयर करना महँगा होता है, तो रूरल एरियाज़ में पीछे रह जाते हैं। इवन आजकल के जो बच्चे हैं, वो उनके साथ रहना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको बैकवर्ड भी समझ रहे हैं। ये समस्याएँ भी आने वाले समय में ज़्यादा होंगी, इवन अभी भी ये समस्या एक्ज़िस्ट करती हैं, डेफ़िनेटली एक्ज़िस्ट करती हैं। जबकि जो हायर फर्टिलिटी रेट्स वाले स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे बुजुर्गों की संख्या थोड़ी कम होगी, स्पेशली एज़ पर सदर्न स्टेट्स। सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा होगी क्योंकि सदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन काफ़ी समय से कंट्रोल में है और वहाँ पे जो है बुजुर्गों की संख्या पहले से ही बढ़ रही है। लेकिन यूपी, बिहार में इतनी समस्या नहीं होगी। हाँ, होगी ज़रूर वहाँ पे भी लेकिन उतनी नहीं होगी। सदर्न रीजन खासकर अगर हम लोग तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु की बात करें, तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, जो इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। तो बुजुर्गों को बहुत समस्याएँ फेस करनी पड़ती हैं, हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, कल्चरल इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ उनके होते हैं, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो वो सब इश्यू के साथ-साथ आप जो है इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है स्पेशली मेंस के लिए। चलिए जी, इंडिया कनाडा के रिलेशन के बारे में कुछ बात इन्होंने कही है आज के इस आर्टिकल में, जो थोड़ा हम लोग हल्का-सा देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में तो खैर नहीं जाना है इसको। इंडिया कनाडा टाइज़ वर रीसेट। आप किसी चीज़ को रीसेट क्यों करते हो? जब उसमें प्रॉब्लम होती है, अपने फ़ोन को आप रीसेट करते हो। रीसेट करने के बाद उसको वो आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। रीसेट का मतलब यही होता है। तो ये इंडिया कनाडा का जो रिलेशन है वो 2010 में रीसेट हुआ था। 2010 से पहले भी हमारे रिलेशन उतने ख़ास नहीं थे और अभी आ गया है 2023। हमारे रिलेशन कहाँ चले गए हैं? रॉक बॉटम पे चले गए हैं भैया। 2010 से पहले भी रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे। 1970s के बाद से इंडिया कनाडा के रिलेशन काफ़ी खराब होने शुरू हो गए थे, स्पेशली बिकॉज़ ऑफ द खालिस्तान इश्यू। ये अपने पीक पॉइंट पे पहुँच गया, जब एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। कनिष्क जो फ्लाइट है, 1985 में इसको हाईजैक किया गया और यहाँ पे जब इसका ब्लास्ट हुआ, कनिष्क फ्लाइट 182 का, तो इसके अंदर 300 प्लस लोगों की डेथ हो गई, पैसेंजर्स की डेथ हो गई, जिसमें से मोस्टली जो पैसेंजर्स थे, वो कनेडियन सिटीज़न थे। 329 टोटल डेथ हुई थी, 280 जिनमें से कनेडियंस थे। किसने मारा? खालिस्तानी टेररिस्ट ने मारा। किसको मारा? कनेडियन सिटीज़न्स को मारा। ये बड़ी सोचने वाली बात है। वो इंडियन सिटीज़न टारगेट आप किसको कर रहे हो? आप इंडियन गवर्नमेंट को कर रहे हो, इंडियन सिटीज़न्स को कर रहे हो। मार किसको रहे हो? कनेडियन सिटीज़न्स को मार रहे हो। हालाँकि वो इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन अभी तो कनेडियन सिटीज़न है ना। यहाँ से रिलेशन काफ़ी खराब हुआ। इवन बड़ी सोचने की बात ये है कि अभी जब कन्विक्शन आया वहाँ पे कोर्ट का, वो 2005 में आया।
2005 में पहली बार 2-3 लोगों को सज़ा उसमें सुनाई गई। 25 साल, 20 साल तक लगातार केस चलता रहा। तो कनाडा का जस्टिस सिस्टम इतना स्लो है, इतना इतना ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव नहीं है, इस चीज़ से पता लगता है। उनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो खुल के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे उस टेररिस्ट अटैक की और वो कनाडा में घूम रहे हैं, रैलीज़ कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं। तो ये दिखाता है कि वो अप्रोच कितनी खराब है। तो रिलेशन तो उस समय खराब होने शुरू खैर थे ही, उससे पहले भी हो रहे थे। फिर बाद में जब 9/11 अटैक हुआ यूएसए के ऊपर, थोड़ी चीज़ें बदली, क्योंकि उस समय फिर कनाडा कई सारी इंटरनेशनल टेरर कन्वेंशन का पार्ट बन गया। इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेररिस्ट डिक्लेयर किए गए हैं, जो कनाडा में चले जाते हैं और कनाडा उनको जो है अपने वहाँ पे रख लेता है। तो ये कनाडा की कोई आज की आदत नहीं है, काफ़ी पुरानी आदत है। फिर मुंबई में 2008 के अंदर भी अटैक हुए, उससे भी दुनिया के जो है अप्रोच बदला टेररिज्म को लेके। 1973 के बाद से इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा की यात्रा नहीं की थी। फिर बाद में मनमोहन सिंह जी जब वहाँ पे गए G20 समिट को अटेंड करने के लिए, तब चीज़ें थोड़ी-सी ठीक हुई। फिर इवन हम लोगों ने कनाडा के साथ एक जो है न्यूक्लियर ट्रीटी भी किया, जिसमें कनाडा हमें न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह देना चाहता था। इससे पहले कनाडा हमें नहीं देना चाहता था, हमारे ऊपर बैन लगाया हुआ था। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने विज़िट किया था तो चीज़ें थोड़ी अच्छी हो गई। फिर 2010 में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी आए इंडिया में। इवन उन्होंने सॉरी बोला। किस चीज़ के लिए? जो कनिष्क एयरक्राफ्ट ब्लास्ट हुआ था उसके लिए सॉरी बोला, इंडियंस को और इंडियन गवर्नमेंट्स को। हालाँकि उनके काफ़ी क्रिटिसिज़्म हुआ, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर तो कनेडियन सिटीज़न ही मारे गए थे, बट स्टिल उन्होंने सॉरी बोला। इसके बाद हमारे रिलेशन थोड़े से ठीक-ठाक होने शुरू हो गए थे 2010 के बाद। इवन फिर मोदी जी ने 2015 में भी यात्रा की कनाडा की और इंडियन जो कनेडियन रिलेशन है थोड़े अच्छे बनने शुरू हुए। पिछले 10 सालों में हमारी जो ट्रेड है वो 5 बिलियन से 10 बिलियन डॉलर हो गई। जो इन्वेस्टमेंट कनाडा से इंडिया में आता था, मोदी जी की विजिट से पहले वो सिर्फ $700 मिलियन डॉलर था, अभी वो 55 बिलियन डॉलर हो चुका है। ये फ़र्क होता है बिज़नेस माइंडेड पीएम का विजिट करने का। लेकिन समस्या फिर वहीं शुरू हो गई, जो ट्रूडो भाई साहब हैं, उनकी पार्टी माइनॉरिटी में चली गई और उनको अपनी पार्ट सर्वाइव करने के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लेना पड़ा, जो कि जगमीत सिंह इनके द्वारा लीड की जाती है और ये खुल्लम-खुल्ला जो है खालिस्तानी सपोर्टर हैं। ये छुपाते भी नहीं हैं, प्रेस में सीधा बोलते हैं। तो कन जो ट्रूडो भाई साहब हैं, वो किसकी पावर से चल रहे हैं? वो जगमीत सिंह की पार्टी की सपोर्ट से चल रहे हैं, जो कि खुलेआम खालिस्तान की सपोर्टर है। तो ये जब चीज़ें हुई इस तरह की, हमारे बीच में रिलेशन काफ़ी खराब हो गए। यस, अभी तो रॉक बॉटम पे चले गए हैं। तो कैनेडियन गवर्नमेंट कहते हैं कि हम तो भैया पीसफुल प्रोटेस्ट को टॉलरेट कर रहे हैं। अरे भैया काहे का टॉलरेंस? कनाडा में खुलेआम इंडियन डिप्लोमैट्स को का मर्डर करने के लिए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हो। कनाडा में सिख डायस्पोरा खुलेआम रेफरेंडम कर रहा है खालिस्तान के लिए, इंडिया के टुकड़े करने की बात कर रहा है, झंडे जला रहा है और आप कह रहे हो कि ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट है। इंदिरा गांधी जी का जब मर्डर हुआ, असैसिनेशन हुआ, उसको वहाँ पे खुलेआम ग्लोरीफाई किया जाता है। एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन किया गया, आपके देश में उसको लेके रैलियाँ होती हैं, उसको ग्लोरीफाई किया जाता है और आप कहते हैं ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट है, राइट? तो ये जब चीज़ें इस तरह की होती हैं तो डेफिनिटली आपका एक लिमिट आ जाती है और वो आप फ्री स्पीच के नाम पे आप हेट स्पीच को प्रमोट नहीं कर सकते। तो रिलेशन जो है रॉक बॉटम पे चला गया है। अभी मिस्टर ट्रूडो की आँख खुलेगी या नहीं खुलेगी भगवान जाने, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स वहाँ पे भी होती है, हमारे देश में भी होती है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे इतनी खराब हो रही हैं। लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या होगा एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये सब सही हो जाए। चलिए। एडिटोरियल क्या कहता है? एडिटोरियल में कोई वही घिसी-पिटी सी बातें हैं। वीमेन रिजर्वेशन को लेके ऑलरेडी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, इसलिए इसको मैं ऐसा घिसी-पिटी बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है। हिस्टोरिकल लेजिस्लेशन है, पास हुआ है, 27 साल से इसका वेट किया जा रहा था, 33% रिजर्वेशन का जो फाइनली मिल गया है। मिल गया है लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन 2029 के बाद से शुरू हो सकता है, क्योंकि तब क्या होगा? तब डिलिमिटेशन होगा और सेंसस होगा। तो आर्टिकल यही कहता है कि भैया हमारे देश में वीमेन रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बहुत कम है। इंडिया की पोजीशन जो है वो 141 है। इंडिया में सिर्फ 15% वीमेन पार्टिसिपेशन है पार्लियामेंट में। तो इसको तो इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा आपको।
क्योंकि जब लोकल गवर्नमेंट के अंदर हम लोगों ने इसको किया था रिजर्वेशन को, तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर वीमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा है। इवन लोकल गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। तो ये किया तो जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन रख दिया। क्या कहा? सेंसस और डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज 96 के सेंसस के हिसाब से है। लेटेस्ट सेंसस 2011 हुआ था, 2021 होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, तो मान के चलो 2025 में सेंसस होगा। तो जो लेटेस्ट डीलिमिटेशन होगा, वो 2025 के सेंसस के हिसाब से होगा। फिलहाल कौन से सेंसस पे है? 1976। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 1976 के बाद से क्या हुआ, सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो गई, ज़्यादा फास्ट तरीके से। नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन उतनी फास्ट डिक्लाइन नहीं हुई। अगर आप डीलिमिटेशन करोगे, तो सदर्न स्टेट्स को डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन हो गई है, जबकि नॉर्दर्न स्टेट्स का प्रेजेंटेशन और इवन रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा पार्लियामेंट में। इसलिए 76 को फ्रीज़ कर दिया गया था। अब ये प्रोसेस होगी 2025 में। 2025 में फिर वही होगा। सदर्न स्टेट्स जो हैं, उनकी पॉपुलेशन कम है और नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है। यस, तो सदर्न स्टेट्स का ये कहना है कि भई हम लोगों ने अपने स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन को कम करने के लिए जो इनिशिएटिव लिए हैं, आप उसकी वजह से हमें पनिश क्यों कर रहे हो? हमारा रिप्रेजेंटेशन कम क्यों कर रहे हो पार्लियामेंट के अंदर? तो ये चीज़ें तो 2025 के सेंसस के बाद भी होंगी। तो आर्टिकल ये कहता है कि एक फ्यूचर इवेंट, मतलब सेंसस और डीलिमिटेशन तो फ्यूचर इवेंट है ना, आप उसके बेसिस पे प्रेजेंट लॉ को डिपेंड नहीं कर सकते। फ्यूचर में क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, कोर्ट में जा सकते हो सकता है डीलिमिटेशन प्रोसीजर ही 3 साल चले, 3 साल चले, 4 साल चले, यू नेवर नो। और हो सकता है सेंसस 2025 में भी ना हो, 2027 में हो सकता है दोबारा से कोई कोविड जैसी कोई चीज़ आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप एक प्रेज़ेंट इवेंट को फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, जो कि 100% सर्टेन भी नहीं है, श्योर भी नहीं है। तो हाँ, इंटेंट आपका पॉज़िटिव है, किया जाना चाहिए था, सोशल एटीट्यूड इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा। लेकिन हमारे समाज में क्योंकि वीमेन ज़्यादातर अनपेड डोमेस्टिक वर्क करती हैं, ऑफ़ कोर्स करती हैं, क्योंकि पैट्रियार्कल माइंडसेट है हमारा। इसीलिए जब रिजर्वेशन के बाद वीमेन पॉलिटिक्स में आएँगी, तो उनको ट्रेन किया जाना भी ज़रूरी है। उनको ट्रेनिंग भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट हो सके और लॉन्ग टर्म में फीमेल लीडर्स वो ज़्यादा सामने आ सकें। तमिलनाडु के अंदर एक स्कीम चलाई गई है, यस, मगाली उर्मी थोगई। इसके अंदर क्या होता है, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनको हर महीने कुछ कैश दिए पेमेंट दिया जाता है, क्योंकि वो अनपेड वर्क करती हैं। तो तमिलनाडु की सरकार ने ये दिया। इसी तरह की चीज़ें जैसे बस में सर्विसेज़ फ्री होती हैं कई बार एंड ऑल दैट। तो इनका ये कहना है कि देखिए वीमेन को हम लोग बहुत सुविधाएँ दे रहे हैं, कई स्टेट्स में थोड़ी ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन एज़ अ लीडर सिर्फ रिज़र्वेशन से काम नहीं चलेगा। कैपेसिटी डेवलप करने के लिए आपको उनको ट्रेन भी करना पड़ेगा, ताकि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, उनके स्किल को एनहांस करना पड़ेगा, ताकि फीमेल जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ सके, ठीक है? ऐसा अमेरिका में किया जाता है। अमेरिका में एक संस्था है एमिली करके, जो फीमेल लीडर्स होती हैं, अब वो उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से कैम्पेनिंग कर सकें। तो क्या हम लोग इंडिया में ऐसा कुछ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो लेकिन एंड में क्या है? एंड में वही है, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। ये जो रिजर्वेशन 33% दिया गया है, लेट्स होप ये सीरियस दिया गया हो और सीरियस हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें, ताकि वीमेन सिर्फ घर का काम ही ना करें, जबकि वो एक घर के काम को शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लें। मेल जो काउंटर पार्ट है, हस्बैंड या बेटे, वो भी उनके साथ मिलके काम करें। तो ये जो है अच्छा समाज बनेगा, बढ़िया बातें होंगी, ठीक है? चलो कुछ एडिशनल आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय